हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेसन को खत्म करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने की थी भाई लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, की थी ना? सभी को याद है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन? करली स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय करली एक्स, साई स्क्वायर डिवाइडेड बाय करली एक्स, करली स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय करली स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर साइड डिवाइड बाय करली जेड स्क्वायर 8 पाई समथिंग 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 समथिंग। याद होगा वो इक्वेशन जो थी, उस इक्वेशन को सोल्व किया गया, उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाले गए। हमें उनसे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उन सॉल्यूशन से हमने निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और उससे कुछ ग्राफ बनाए और उनसे निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, समझ में आ गया? तो वो ग्राफ देखिए कैसे निकले थे। ठीक है, हमें सिर्फ ग्राफ याद करने हैं। ये है साई की वैल्यू। साई क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, हाइट ऑफ वेव कह सकते हैं इसका अपने आप में, या फिर वेव फंक्शन होता है। जैसे सिंपली आप ये कहें वेव फंक्शन है, ये ज्यादा बेटर है, वेव का फंक्शन। ठीक है, दिस इज वेव फंक्शन। तो इसमें क्या होता है भाई, वेव फंक्शन के अंदर साई वेव फंक्शन है और साई की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये मैंने बताया था आपको। साई हैज नो सिग्निफिकेंस, बट साई स्केयर की वैल्यू होती है। साई स्केयर का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। अब देखिए साई का ग्राफ दिखा रखा है, वो 1s के लिए दिखाया। सर अटेंडेंस हो गई क्या? हाँ बेटा, अटेंडेंस बोलिए। आपका क्या नाम है? कौन बोल रहा था बताइए, लगा देता हूं अभी। कृष्णा। कृष्णा, ठीक है, ठीक है बेटा, अटेंडेंस लग गई आपके। तो देखिए साई स्क्वायर की वैल्यू होती है और उसी से साई स्क्वायर से ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, यहां मैंने लिख रखा है साई स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। साई स्क्वायर, साई का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमने साई का ग्राफ बनाया क्योंकि 1s के लिए साई का ग्राफ शायद आपको सेम नजर आएगा, लेकिन 2s के लिए ये बदल जाएगा और 2s को जब देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि साई और साई स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए भाई, जब हमने 1s, अब ये 1s का क्या मतलब है? सबसे पहली बात, 1s का मतलब है फर्स्ट शेल। ये 1 जो लगा होता है ये तो n है, शेल नंबर। ठीक है, और s क्या होता है? s होता है l। l क्या होता है? सब शेल। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो पहली शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है और उसकी पहली ही सब शेल है, क्योंकि s पहली सब शेल होती है। s का मतलब 0 भी होता है, याद है ना? और वो l की वैल्यू, इसमें s की वैल्यू 0 आती होती है ना? l की वैल्यू 0 मतलब वो s सब शेल है, 1 मतलब वो p सब शेल है, और 2 मतलब वो d है, 3 मतलब वो f सब शेल है। ठीक है, ऐसे चलता है। तो यानी कि ये s सब शेल है पहली शेल की। और इसके अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? s के अंदर, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं, जी में 9 होते हैं। क्लियर है? ये बात याद है ना सबको, जो हमने कल किया था? यस, सभी को याद है ये? किसी को याद नहीं है? यस गाइस, भाई किसी को भी याद नहीं है? कल कोई लेक्चर में आया था क्या? प्रीवियस लेक्चर में लगा था किसी का लेक्चर? कोई भी नहीं था। यस सर। सुना सर लिया था। सुना तो होगा बेटा, याद नहीं किया तो मतलब लिख के नहीं देखा, कोई बात नहीं, बट सुना तो होगा ना? यस सर। है ना? तो उसके अंदर मैंने SPDF के बारे में कुछ बताया था, आगे मैं लिखा भी हुआ मैंने, आगे मैं दोबारा बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, जब साई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ न्यूक्लियस है, ये जो 0 लिखा हुआ है ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, और कह सकते हैं न्यूक्लियस कह सकते हैं इसे, ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यहां पर बैठा है जहां 0 है, और उसके बाद में इस तरफ रेडियस बढ़ रही है, ये रेडियस है, रेडियस इस तरफ रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियस के इस तरफ बढ़ेंगे तो रेडियस इंक्रीज हो रही है। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम होता है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो यहां से न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन की, ये जो एरिया आ रहा है इतना इतना एरिया, यहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की इलेक्ट्रॉन की। और इस जगह पे और ज्यादा दूर चले जाओगे तो यहां फिर से प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मतलब कुल मिला के प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जहां
मैक्सिमम टाइम न्यूक्लियस रहता है वो है आपकी प्रोबेबिलिटी, जहां मैक्सिमम टाइम न्यूक्लियस रहता है। समझ में आया? ये मैक्सिमम टाइम न्यूक्लियस यहां रहता है, ये जो ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है भाई? मैक्सिमम टाइम न्यूक्लियस कहां रहता है? समझ में आ गया होगा ये? अब मान लो कि मैं डिस्टेंस और बढ़ाता जाऊं, जैसे मैंने नीचे कर रखा। अब साई स्क्वायर की का ग्राफ निकाला, दोनों ग्राफ सेम है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे वही 1s है, वही 0 है, वही रेडियस है, वही साई स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने बस इसको बड़ा करके दिखाया कि ये जो इस तरफ रेडियस बढ़ाते जाओगे, ये दोनों लाइनें कहीं नहीं मिल रही। देखो ये कहीं नहीं मिलती, आगे भी ये मिलेंगी नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी 0 नहीं होती है। ये समझ में आ गया? इस लाइन का मतलब ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी 0 नहीं होती है। ये समझ में आया भाई? यस सर। है ना? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं 2s वाले ग्राफ की, ठीक है। 2s के ग्राफ के अंदर क्या होता है? तो 2s का ग्राफ जब हमने लिया, साई वाला ग्राफ लिया, ये है अब इंपॉर्टेंट पार्ट। साई वाला जब हमने ग्राफ लिया तो उसके अंदर क्या आया? 2s का ग्राफ है ये, 1s का नहीं है। इसका मतलब 2 का मतलब क्या है? n की वैल्यू है 2, और s का मतलब क्या है? l की वैल्यू है 0। क्लियर है भाई? l और l क्या होता है? सब शेल, याद है सभी को? और n क्या है? ये शेल है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। सेकंड शेल में, यस सर। फर्स्ट सब शेल के अंदर, सेकंड शेल में जो फर्स्ट सब शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। साई की वैल्यू निकालेंगे तो साई की वैल्यू कुछ ऐसे आती है, पहले प्लस में, फिर नीचे चला जाता है, फिर वो लगभग 0 के आसपास वो साइज में चलता रहता है, वो मिलता कभी नहीं। ये कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है। पैरेलल टाइप में कह सकते हैं, बट वो लगभग पैरेलल नहीं होता, उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी घटती रहती है। मुस्कान बेटा पैरेलल लाइन कह सकते हैं, बट वो लगभग पैरेलल होता है, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। वो इनफाइनाइट पे जाके कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा उसकी वैल्यू। जितना बड़ा ब्रह्मांड है, जितना यूनिवर्स बड़ा है, उतनी ही इसकी वैल्यू होती है। क्लियर है? यूनिवर्स जितना बड़ा, दैट इज इट। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये नीचे की तरफ आता है यहाँ पे ग्राफ। तो बीच में जब ये कट मारता है ना, इस कट का मतलब देखिए, यहाँ तो है न्यूक्लियस, जहां पर मतलब 0 है, रेडियस जहां 0 है वो तो न्यूक्लियस का सेंटर है ना। अब न्यूक्लियस का जो सेंटर है, ये न्यूक्लियस है। इस 0 रेडियस का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस बैठा है, मतलब न्यूक्लियस है इस एरिया में, ये न्यूक्लियस है इस एरिया में, ठीक है। अब न्यूक्लियस के पास, यहां देखिएगा, न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, न्यूक्लियस से बाहर ही है, तो न्यूक्लियस से तो थोड़ा सा दूर रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, इस जगह पर क्या आ गया? यहां साई की वैल्यू, यानी कि वेव 0 हो गई, वेव का एम्पलीट्यूड 0 हो गया। वेव ऐसे ऐसे चल रही थी, तो वेव ऐसे हो गई, स्ट्रेट लाइन 1 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर से ऐसे आ गई, यहां पर स्ट्रेट लाइन होगी थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब वेव का एम्पलीट्यूड 0, इसका मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ साई से तो ये बात समझ में नहीं आएगी आपको कि इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव भी जा रहा है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 से भी नीचे चली गई। क्या कोई चीज या तो है या नहीं है, या तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है या कुछ है, वो 0 से नीचे कैसे जा सकती? आपके पास में, मान लो मेरे पास में एक पेन है, या तो मेरे पास एक पेन है या फिर मेरे पास पेन है ही नहीं। मेरे पास -1 पेन है, ये हो सकता है क्या? -1 पेन का मतलब क्या? समझ गए ना? तो या तो मैं हूं या नहीं हूं। मैं माइनस में हूं, इसका मतलब मैं एक बार आऊंगा और फिर उसके बाद में वो भी गायब हो जाऊंगा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो वैसा ही साई इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं है साई की, क्योंकि वो यहाँ माइनस में भी दिखाती है। तो देखो भाई, जहां पर ये मिल रही है ना, इसको नोड बोलते हैं। कैसे होता है वो बताता हूँ, नोड क्या होता है। अब देखो, जब हमने इसका स्केयर कर दिया, तो माइनस वाले का स्केयर करोगे क्या हो जाएगा? वो प्लस में ही आएगा ना, ऐसे ऊपर उठ के आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से ये ऊपर उठ के ऐसे आ गया। समझ में आ गया भाई? माइनस का जब स्केयर करेंगे, प्लस वाले का स्केयर प्लस रहता है, उसमें पीछे वाले ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं था। 1s के लिए दोबारा से देख लो 1s का ग्राफ, ठीक है। ये 1s के ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, ये ऐसे ही रहता है। लेकिन माइनस का जो ग्राफ जब बनाओगे, जो 2s के लिए आता है, तो माइनस के ग्राफ के अंदर क्या होता है? वो नीचे की तरफ आ जाता है। क्लियर है? तो इसका जब स्केयर करेंगे, तब बोला था कि स्केयर की अपने आप में वैल्यू होती है। ये प्रोबेबिलिटी दिखाता है, एक्चुअल में
साई कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग नहीं दिखाएगा, साई का स्केयर दिखाएगा। तो यहाँ साई का स्केयर है, बिल्कुल है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सभी को? यस। सर। अब देखो, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, इस जगह पर प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी बहुत यहाँ पर है, थोड़ी बहुत यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर लगभग बहुत कम है, यहाँ कम आएगी प्रोबेबिलिटी, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा है। ये 2s का ग्राफ है। तो इन दोनों के बीच में एक ये पॉइंट आता है जहां रेडियस क्या हो गई, रेडियस की कुछ न कुछ वैल्यू है। मान लो 1.2 है यहाँ पे वैल्यू, ये 0 है, ये 1 2 3 4, रेडियस इस तरफ बढ़ रही है, तो रेडियस की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, डेफिनेटली है। बट न्यूक्लियस का जो साइज स्क्वायर की वैल्यू 0 है, यानी कि डिस्टेंस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इस तरफ बढ़ रहा है, डिस्टेंस तो है बट इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तो साइज स्क्वायर है ना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है, साइज स्क्वायर की वैल्यू 0 है। देखो यहां पर ये रहा, ये साइज स्क्वायर की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पर। अब यहां जो मैं लिख रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर साइज स्क्वायर की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये 0 लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइज स्क्वायर यहां 0 है। क्लियर है भाई ये बात? सर क्लियर नहीं हुआ। देखो सिंपल सी बात बताते हैं, इस तरफ रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, मान लो रेडियस की वैल्यू में यहां मैं 1 2 3 4 ऐसे लिख देता हूं, इस तरफ साइज स्क्वायर की वैल्यू है, ये 1 2 3। ठीक है, थोड़ा साफ बना देते हैं चलो इसे, है ना, ये साइज स्क्वायर की वैल्यू है 1 2 3 4, है ना, और ये है सेंटर पे यहाँ न्यूक्लियस, ये 0 है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ 0 होगी। अब देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये ग्राफ कहां से कहां आया, देखो जरा, ये ग्राफ यहां से ऐसे घूमकर ये ग्राफ यहां से ऐसे आया। ठीक है, थोड़ा साफ बनाना पड़ेगा, और ऐसे घूमकर फिर से ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे हो गया ग्राफ। तो इस जगह पर जब यहाँ ये इस पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है, यहां पर देखो साइज स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, आर की वैल्यू तो आ रही है, मान लो ये 2.1, आर तो आ रहा है 2.1, लेकिन साइज स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, वो तो 0 आ रही है ना, साइज स्क्वायर 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0। समझ में आया? यस सर, यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो गया भाई, इस जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। ठीक है, भले ही आर की वैल्यू इस जगह पर कुछ ना कुछ आ रही है, लेकिन साइज स्क्वायर 0 आ रहा है, तो इस जगह को बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं नोड। ये है नोड, क्लियर है, ये है नोड। समझ में आ गया? अभी नोड क्या होता है, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, वैसे तो पूरे यूनिवर्स में प्रोबेबिलिटी, अगर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कुछ वैल्यू भरोगे तो पूरे यूनिवर्स में 0 आएगी, और पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगी, 0 नहीं आएगी कहीं भी। लेकिन कुछ जगह एटम में ऐसे होते हैं जहां पर वो बोलता है कि ये 0 ही है, क्योंकि वो वैल्यू इतनी कम होती है कि हम उसको 0 ही बोलते हैं, कि यहाँ तो अचानक से आया और टप गया इलेक्ट्रॉन, अचानक से आके फ्लैश मार गया एकदम से, उसको बोलते हैं, वो होता है नोडल, नोड जिसको बोलते हैं। तो वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, तो वो होता है नोड। क्लियर है, नोड क्या होता है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो यहां देखो भाई, ये 2s के लिए ग्राफ था, और ये नोड की डेफिनेशन लिख रखी है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 0 होती है, उसको बोलते हैं नोड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, ये नोड सब करने के बाद, ये सब आने के बाद, अब बात आती है, हमने कल जो किया था मैं उसको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको नोड भी अच्छे से समझ में आए, स्फेरिकल नोड क्या होता है और दूसरा नोड क्या होता है, फिर उसका फॉर्मूला भी लिखूंगा। ठीक है, तो देखो जरा, कल हमने क्या किया था, n की वैल्यू अगर 2 हो, ठीक है, तो सब शेल क्या होती है, सब शेल की वैल्यू, l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1, याद है, ये किया था हमने? यस सर। अब 0 से n-1, n की वैल्यू 2 है, तो वो 0 और 1 होगी, यानी सब शेल होंगी s और p, sp और 0 1, दोनों याद रखने आपको, sp और 0 1। तो s के लिए, s में s की वैल्यू 0 होती है, 0 का मतलब s एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल, s में होता है एक ऑर्बिटल। p में, p की वैल्यू 1 है, -1 से, क्योंकि ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, -l से +l तक, तो -1 से +1 तक इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड करके, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 ऑर्बिटल, तो p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं p में। s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये बात भी कंफर्म्ड है सभी को, यस और नॉट?
Yes, sir. ठीक है। पर उसकी इक्वेशन से वैल्यू ऑलवेज जीरो नहीं होगी क्या? ऑलवेज जीरो, ई की इक्वल जीरो है? अरे बेटा ऐसे नहीं है, वो इक्वेशन इतनी भी सीधी नहीं है जितना, वो सब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बता रखे। जब उनकी वैल्यूज भरेंगे वो इक्वल टू सब कुछ जीरो है, तो उधर उसकी वैल्यू लेफ्ट राइट में जाएगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसकी पोजीशन की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके मोमेंटम की वैल्यू आएगी, उसके चार्ज की वैल्यू आएगी। यहाँ पर इतना चार्ज है, इतनी वेलोसिटी, इतना मोमेंटम है, तो ये इस जगह पर रह रहा है। क्लियर है अमन बेटा? वो लेफ्ट राइट जाएगा सिस्टम, वो इतना सीधा नहीं कि वो इक्वल टू जीरो लिख दिया तो सबकी वैल्यू भरोगे हमेशा जीरो ही आएगा, ऐसा नहीं। क्लियर है? अब आगे देखिए जरा, तो यहां हम बात करते हैं भाई शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की। तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल मतलब बोल के जैसा। एस ऑर्बिटल की शेप बोल के जैसी होती है, जैसे एक बोल होती है। तो 1s, 1s का मतलब क्या होगा? फर्स्ट शेल है और उसका पहला ही ऑर्बिटल है, फर्स्ट शेल का पहला ऑर्बिटल, उसके अंदर स्फेरिकल शेप होती है उसकी। अब सेकंड एस जब बनाएंगे, यानी कि सेकंड शेल, सेकंड एस का मतलब क्या होगा? अब यहां सेकंड एस का मतलब ये n की वैल्यू है, सेकंड शेल नंबर, सेकंड शेल। और एस, एस का मतलब क्या है? ये एल होता है। एल इक्वल क्या होता है? एल की वैल्यू यहां कितनी आएगी? एस में जीरो होती है ना, और ये क्या होती है? सब शेल होती है। क्लियर है? ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। यस सर। ठीक है, तो यानी कि सेकंड शेल के फर्स्ट सब शेल का के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां रहेगा? तो वो देखो भाई, एक तो वहीं रहेगा जहां 1s रह रहा है, सेम टू सेम बना दिया, लेकिन उससे उसका ये वाला वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, वॉल्यूम नॉट एरिया, क्योंकि ये बॉल है, एक बॉल अंदर है, एक बॉल बाहर है, और बीच में खाली जगह है, यूं कह सकते हैं। तो देखिए जरा क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन रह रहा है कुछ हद तक, उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन इस एरिया में रह रहा है, ये वाला रेड रेड जो पॉइंट है इनमें रह रहा है, या फिर यहाँ रह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीन पॉइंट भी है थोड़े बहुत, मतलब 1s का इलेक्ट्रॉन भी यहीं रह रहा है, याद रख लेना। क्लियर है सभी को? इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है वो है नोड, जो हमने पिछले ग्राफ में किया था, इन दोनों के बीच वाली जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये रहा नोड, जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है। इन ग्राफ्स को याद रख लेना कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। ये नोड है जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जीरो है। क्लियर हो गया सभी को? 2s में एक नोड होता है, 3s बनाएंगे तो अब 3s में पहला 1s तो बनेगा ही बनेगा, फिर 2s वाला बनेगा, ठीक है, और फिर 3s वाला बनेगा। तो क्या ये तीनों 1s 2s 3s है? नहीं, ये अकेला 3s है, यानी 3s वाला इलेक्ट्रॉन यहां भी आता है, यहां भी रहता है, यहां भी रहता है, तीनों जगह रहता है 3s वाला इलेक्ट्रॉन, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट, ज्यादातर टाइम वो यहीं बिताता है, ज्यादातर टाइम इलेक्ट्रॉन यहां रहता है भाई, ये समझ में आ गया? ज्यादातर टाइम इलेक्ट्रॉन यहां रहता है, लेकिन वो 2s वाली जगह में भी जाएगा, 1s वाली में भी जाएगा, तो इसलिए उसकी तीनों जगहें दिखाई जाएंगी कि वो तीनों जगह प्रेजेंट है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। वो 1s वाली जगह में बहुत कम प्रेजेंट है, 2s वाली जगह में बहुत कम प्रेजेंट है, लेकिन 3s वाली जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हम उसको 1s 2s नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में ये 3s की तीनों जगहें 3s की हैं, तीनों जगह पर रहता है 3s वाला। 1s वाला सिर्फ बीच बीच में रहता है, सेंटर में। 2s वाला सेंटर के बाहर एक राउंड राउंड गोला होता है, उसमें ज्यादा रहता है, लेकिन वो कभी कभी सेंटर में भी आता है। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो वो, और इस एरिया में मान लो इलेक्ट्रॉन इस एरिया में घूम रहा है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, लेकिन कभी ना कभी वो यहाँ आता है और फिर इधर से घूमता है। तो इस एरिया में भी कभी कभी घूमने आता है, जो 1s में था। तो मतलब 2s के अंदर 1s तो ऑलरेडी होगा, 3s में 1s भी होगा, 2s भी होगा, 3s भी होगा। मतलब इसको 3s अकेला, ये 3s नहीं है, 3s तीनों है। समझ में आ गया भाई? ये तीनों 3s है, ये भी 3s है, ये भी 3s है, और ये भी 3s है। क्लियर है? यस सर। है ना? ये चीज कंफ्यूज मत हो ना। मोस्ट ऑफ द टीचर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, नॉट ओनली स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द टीचर भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये 3s है क्या। समझ में आ गया? तो 3s को सिर्फ लास्ट वाले डंडे को 3s समझते हैं, जबकि तीनों डंडे 3s के हैं। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। जनरली डायग्राम को देख के गड़बड़ हो जाती है, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये भी 2s है और ये भी 2s है, ठीक है, दोनों 2s हैं, वैसे ही ये तीनों 3s हैं। अब इसके अंदर सफेरिकल नोड होते हैं भाई, सफियर के जैसे नोड होंगे ना,
बॉल के अंदर बॉल है तो बीच का जो हिस्सा खाली है, स्फेरिकल नोड। समझ में आ गया? और ये बॉल नहीं है एक्चुअल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना डॉट 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 लगे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे भिन भिनाता रहता है, घूमता रहता है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के आसपास मधुमक्खी घूमती रहती है ना अपने सेंटर के चारों तरफ, वैसे ही एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है इन जगहों में से जहां मैंने डॉट लगाए, लेकिन मोस्टली ये यहीं रहता है। समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो इस नोड को बोलते हैं स्फेरिकल नोड, दैट इज स्फेरिकल नोड भाई, क्योंकि ये स्फीयर के जैसा होता है इसलिए इसको स्फेरिकल नोड बोलते हैं। ठीक है, दैट इज स्फेरिकल नोड। अब आगे बात करते हैं, स्फेरिकल नोड हो गए, अब इधर बात करते हैं भाई 1s शेल। अब मैंने ये लिख भी रखा है यहाँ पे, थोड़ा बेटरली लिख रखा है, तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा और बेटर बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। 1 ये n है, शेल नंबर होता है, सब शेल s होती है, n की वैल्यू अगर 2 हो तो आपको पता है 2s और 2p, ये सब मैं बाद में समझाऊंगा कि ये क्या है, ठीक है, ये अभी नहीं करेंगे, ये एक अलग मैटर का काम है। उसके बाद में देखिए भाई नेक्स्ट वो करते हैं, अब बात आती है इनकी शेप की। तो देखो 1s की तो हमने शेप कर ली, 1s 2s 3s सभी स्फेरिकल होते हैं। अब 2p p ऑर्बिटल कैसा होता है, p ऑर्बिटल की शेप वो कैसी होती है, तो p ऑर्बिटल की शेप अब आपकी स्क्रीन के सामने है। p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप, डंबल देखा है, जिम वाला डंबल, डंबल जैसी शेप होती है p ऑर्बिटल की। समझ में आया भी सभी को p ऑर्बिटल की शेप कैसी है? Yes, sir. दिखाई दे रही होगी साफ साफ, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन ये डंबल अब दिखाया कैसे जाता है इसको, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इसको दिखाया कैसे जाता है। ठीक है, बुक्स में इसको दिखाते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे, ये फूल की 2 पत्तियां बना दी, ये 2 पत्तियां और बना दी, ये 2 पत्तियां और बना दी, ऐसे करके दिखाते हैं। ये ऐसा नहीं होता, ये एक्चुअल में ऐसा होता है, याद रख लेना, ये 5वें लेसन में काम आएगा। ये ऐसा है और ये ऐसा है, पी ऑर्बिटल गोल, 2 गोले होते हैं, बीच में एक प्लेन होता है। अब देखो वो प्लेन मैं आपको शायद यहाँ शो ना कर पाऊं, ठीक है, आपको बेटर नहीं लगेगा वो बीच वाला प्लेन, ये वाला बीच वाला प्लेन है, ठीक है, अभी आपको अजीब लगेगा, तो इसकी बजाय यहाँ देखिए ये प्लेन दिख रहा है, ये प्लेनर नोड, नोडल प्लेन, इसको नोडल प्लेन भी बोलते हैं, प्लेनर नोड। ये नोड जो होता है ये प्लेनर होता है। पहले वाला नोड कौन सा था, स्फेरिकल, और पी ऑर्बिटल में कौन सा नोड है, प्लेनर। पी और डी ऑर्बिटल के अंदर प्लेनर नोड और स्फेरिकल नोड दोनों होते हैं, ठीक है। मैं यहां पर वो लाइन भी लिख देता हूं, पी एंड डी ऑर्बिटल, पी एंड डी ऑर्बिटल्स हैव प्लेनर नोड, प्लेनर एंड स्फेरिकल। बोथ नोड्स, दोनों नोड होते हैं इनके पास में, ठीक है। और जो एस था, अब यहां देख लो, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल नोड होता है, ओनली स्फेरिकल नोड, यहां मैं लिख रहा हूं ओनली स्फेरिकल नोड। क्लियर है भाई, ये सिर्फ स्फेरिकल नोड रखता है, याद रख लेना। एस ऑर्बिटल के बाद ओनली स्फेरिकल नोड होता है, और पी ऑर्बिटल के पास में स्फेरिकल के अलावा प्लेनर नोड भी होता है, याद रहेगा सबको। Yes, sir. तो प्लेनर तो हमने दिखा दिया, स्फेरिकल नोड को दिखाना इसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्फेरिकल नोड भी होता है। जब हम 3D में उसको बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल्स आते हैं, तब उसमें स्फेरिकल नोड भी प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्लेनर तो होता ही होता है, वो तो आपको दिखाई दे रहा है। तो पी ऑर्बिटल हमने देखा था, पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, देखो पीछे मैंने अभी कर रहा था, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, यस, -1 से +1 तक, है ना। तो यहां पर देखो px py pz तीनों ऑर्बिटल हैं। अब px py pz का मतलब क्या है, जो z एक्सिस के अलोंग होगा वो px, वो pz ऑर्बिटल होगा। z एक्सिस के अलोंग देख सकते हो आप लोग, z एक्सिस, ये वाली z एक्सिस है, इसके अलोंग अगर ऑर्बिटल है, या y एक्सिस के अलोंग है, या फिर x एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल है। आप तीनों को ना ऐसे दिखा सकते हो, देखो ये रहा। अब हम इनको ऐसे दिखाते हैं, ये मैंने क्या दिखाया, x एक्सिस के अलोंग, ये वाली x एक्सिस है, इसके अलोंग मैंने क्या दिखा दिया, ऑर्बिटल शो कर दिया। एक y एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल शो कर दिया, ठीक है, और एक z एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल शो कर दिया।
तो ये मेरे पास px py pz 3 ऑर्बिटल बन गए। तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। समझ में आ गया बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज और इससे पहले हाँ एक चीज और जो बता रहा हूं, नोडल प्लेन्स और नोड्स को कैसे मेजर करते हैं। नंबर ऑफ स्फेरिकल या स्फेरिकल नोड को रेडियल नोड भी कहते हैं। प्लेनर नोड क्या होता है, पहले तो प्लेनर नोड लिखवाता हूं। नंबर ऑफ प्लेनर नोड। प्लेनर नोड को नंबर कैसे निकालते हैं? प्लेनर को एंगुलर भी बोलते हैं, एंगुलर नोड। समझ में आ गया? प्लेनर को एंगुलर भी बोलते हैं, वो इक्वल होता है एल के। क्लियर है भाई? जो एल नंबर है, एल क्या होता है? सबशेल। सबशेल होता है एल। सबशेल क्या होता है? एसपीडीएफ, वही है ना, 0 1 2 3 4। सबशेल के बराबर होता है नंबर ऑफ एंगुलर नोड। अब या फिर प्लेनर नोड कह सकते हो आप उसे। दूसरा होता है नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड। नंबर की स्पेलिंग ही गलत लिखी क्या मैंने? NUMBER। रुकिए, रब करना पड़ेगा। नंबर भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बात करते करते जब लिखना पड़ता है तो कुछ और लिखा जाता होता है। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड। तो स्फेरिकल नोड का दूसरा नाम होता है रेडियल नोड। याद रहेगा सभी को? Yes, sir. याद कर लीजिएगा बेटा, ये बहुत जरूरी है। तो रेडियल नोड होते हैं N-L-1। ये 1 है, याद रखना। इसको थोड़ा बेटरली बनाता हूं। 1 को कैसे 1 लिख दें अकेला, थोड़ा ऐसे, ठीक है। 1 क्लियर है भाई? N-L-1 ये होता है नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड। अब टोटल नंबर ऑफ नोड करने हो तो दोनों को जोड़ दो, टोटल करना है तो क्या आएगा दोनों को जोड़ने पर? टोटल नोड इन एन ऑर्बिटल। टोटल नोड क्या होते हैं भाई किसी ऑर्बिटल के अंदर? जोड़ें दोनों को, क्या आएगा? LN minus L square minus अरे L. माइनस एल से प्लस एल कट जाएगा, सीधी सी बात है। N-1 आ जाएगा। समझ में आ गया? यस, क्लियर है सभी को? स्फेरिकल नोड समझ में आ गए, ठीक है। प्लेनर नोड समझ में आ गए, तो उनकी काउंटिंग भी करनी आनी चाहिए कि वो कैसे काउंट होते हैं। तो उनके लिए सीधे सीधे फॉर्मूला है N-L-1 स्फेरिकल नोड होते हैं और L अकेला प्लेनर नोड होते हैं, ठीक है। और N-1 जो है वो टोटल नोड होते हैं। याद रहेगा सभी को? यस और नोट? ठीक है। Yes, sir. अब Yes, आगे sir. बढ़, तो इनके तीनों के ऑर्बिटल्स बनाने आ गए। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। याद रख लेना 3 ऑर्बिटल px py pz। अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के अंदर। नेक्स्ट कुछ और रह गया इसमें? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले हमने साई की वैल्यू, अकेले साई की वैल्यू की थी, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम साई से वो ग्राफ आते हैं टेढ़े मेढ़े से, वो आप ग्राफ जस्ट याद रखिएगा, लेकिन ये वाले ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर वॉल्यूम बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन किस वॉल्यूम में किस एरिया में रहता है, उसकी पूरी लोकेलिटी बता रखी है। तो वो क्या होती है, देखो भाई, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सर्कल का एरिया, है ना। 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, जो कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर है। समझ में आया सभी को? ये जो साइड में लिखा हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, यस बेटा, क्लियर है? ठीक है। तो 1s के लिए जब इसका ग्राफ बनाते हैं 1s के लिए, और r क्या है हमारा? रेडियस इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है। और ये a नोट लिखा हुआ है यहाँ पे। a नोट क्या होता है भाई? a नोट का मतलब
बोहर रेडियस, याद है ना सबको, तो बोहर रेडियस की वैल्यू होती है 52.9। अब अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की 4πr² साई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो ये जो वॉल्यूम आता है ना, ये वाला पूरा वॉल्यूम, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन इस जगह में देखो न्यूक्लियस, ये 0 है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास तो बहुत कम है, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर भी बहुत कम है, लेकिन इन बिटवीन, बीच में कहीं सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी पाई जाती है इसकी, जहां ये इलेक्ट्रॉन बीच में रहता है, तो हम उसके सेंटर को ही लेते हैं, याद रख लेना, हम उसके सेंटर को ही लेते हैं, बिल्कुल सेंटर, ये है हमारा ए नोट, मतलब एवरेज होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां सबसे ज्यादा रहता है, इस न्यूक्लियस के पास जाता है लेकिन रेयरली जाता है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर भी जाता है, वो भी रेयरली जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के इन बिटवीन कहीं एवरेज में सबसे ज्यादा रहता है। समझ में आ गया ये ग्राफ सबको? यस बेटा, ये ग्राफ समझ है ना? तो अब देखो ये जो ए नोट की वैल्यू, अगर फर्स्ट शेल है तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होता है, तो हमने बोला था वो ए नोट के इक्वल होता है, सीधी सी बात, 52.9 पिकोमीटर। अब इलेक्ट्रॉन जब सेकंड शेल में जाता है तो देखो फर्स्ट शेल में भी रहता है थोड़ी देर के लिए, कभी कभी आता है, मैंने बताया था ना फर्स्ट शेल में भी आएगा, और ये फिर जो ग्राफ है ये थोड़ा यहाँ बिल्कुल इसको टच करके ऐसे जाएगा भाई, ये ध्यान रख लेना, पूरा इसको टच ऐसे करेगा और फिर ऐसे जाएगा, क्लियर है? पूरा टच करता हुआ जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये टच नहीं करेगा, इस लाइन को पूरा टच करता हुआ फिर ऐसे जाएगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन कभी कभी इधर भी आता है, और यानी 1s के पास भी आता है इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में ज्यादातर अपना टाइम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहता है, वो 2s वाले, मतलब मैंने बोला था ना 1s, अगर 2s का बनाओगे तो 1s का तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2s वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आता है, तो यहाँ भी कुछ टाइम के लिए रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो यहीं रहता है, तो यहाँ होगा उसका जो एवरेज, जब आप निकालोगे फॉर्मूले को भर के कि उसकी डिस्टेंस, उसका रेडियस कितना है, बोहर फॉर्मूले में रेडियस पुट करोगे तो वो रेडियस की वैल्यू, ये जो डॉट डॉट है ये आएगी रेडियस की वैल्यू, क्लियर है? यानी यहां ज्यादातर रहता है तो ये एवरेज दिखाएगा, वो यहां भी आता है, यहां भी रहता है, लेकिन एवरेजली वो इस मतलब डिस्टेंस पे रहता है, न्यूक्लियस यहां है तो यहां से ये जो डिस्टेंस है यहां रहता है वो ज्यादातर। यस, क्लियर हो गया बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ मैंने बना भी रखा है, देखो n की वैल्यू 1 है, तो हाइड्रोजन का एटम है, तो भी रेडियस क्या आती है, 52.9 पिकोमीटर आती है, जो ए नोट की वैल्यू है, यही ए नोट जो है 59.2 और 52.9 पिकोमीटर, ये एवरेज है इसका, सेम एज इट इज जब 2p के लिए बनाते हैं। अब 2p के लिए यहाँ तो आ गया नोड, ये नोड है, याद रख लेना, ये नोड है, 1s और 2s के बीच में एक स्फेरिकल नोड होता है, तो ये नोड की वैल्यू है, ये है नोड, इसलिए ये नीचे आया, है ना? अब उसके बाद 2p में कोई नोड नहीं होता, जब आप निकालोगे ना 2p तो टोटल नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं, n-1 करके निकालते हैं, लेकिन स्फेरिकल नोड, प्लेनर नोड या स्फेरिकल नोड कैसे निकलते हैं भाई, स्फेरिकल नोड n-l-1, n की वैल्यू है 2, l क्या है, p है, p के लिए 1 होता है, -1, 1 - 1 -2, ये तो 0 आ गया, तो स्फेरिकल नोड कितने आए, 0, क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? फॉर्मूला लगा के मैंने स्फेरिकल नोड निकाले हैं, ठीक है, तो इसमें स्फेरिकल नोड तो है नहीं, एंगुलर या प्लेनर नोड निकालना हो 2p के लिए तो कैसे निकलता है, वो इक्वल टू l की वैल्यू के लिए होते हैं, तो l की वैल्यू कितनी है इसकी 1, p के लिए 1 होती है, यानी एंगुलर या प्लेनर नोड इसमें निकलेगा, जो कि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्लेनर नोड हो सकता है, स्फेरिकल नोड नहीं होगा, तो वो 1 होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड n-1, तो n की वैल्यू है 2, माइनस में 1, यानी कि 1, ओनली 1 नोड है इसमें, और वो भी प्लेनर है, स्फेरिकल नहीं है, तो प्लेनर नोड हमें दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? यस सर। और इसका एवरेज डिस्टेंस ही आएगा, तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तो थे ग्राफ जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ग्राफ के अलावा आपको शेप याद करनी है, एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी की क्या होती है, डंबल शेप होती है, पी एक्स पी वाई पी जेड, और अब आती है डी की बारी। डी की शेप कैसी होती है, तो डी में डबल डंबल होते हैं, 2 डंबल, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, डबल डंबल शेप, ठीक है, कुछ ऐसे। तो अब इनको दिखाना भी मुश्किल होता है, तो इसलिए हम ऐसे दिखाते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों के बीच में देखो एक्स और वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में ऐसे 2 डंबल बना दो, डबल डंबल शेप बीच में बन गए, और इस ऑर्बिटल का नाम, क्योंकि ये एक्स और वाई के बीच में आता है, इसलिए एक्स वाई, डी एक्स वाई, याद रहेगा? यस सर। इसके बाद
वाई जेड बनाना है तो वाई और जेड, एक्स वाली एक्सिस को वाई जेड एक्सिस भी तो बना सकता हूं मैं, जरूरी है मेरे को जेड एक्सिस यही बनानी है। मैंने जेड घुमा दिया मॉलिक्यूल को, एटम को या 3D प्लेन को घुमा दिया, तो मैं जेड एक्सिस यहाँ भी बना सकता हूँ और वाई यहाँ, तो ये जेड और वाई बना दिया तो वाई जेड सेम रहेगा वाई और जेड के बीच में। फिर एक्स जेड प्लेन फिर से बदल दिया तो ये आ जाएगा जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। 3 ऑर्बिटल तो ऐसे होते हैं वाई और उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स, 3 डी ऑर्बिटल तो ऐसे होते हैं, डी में टोटल 5 होते हैं पता है ना, तो 3 ऑर्बिटल तो ये रहे। चौथा ऑर्बिटल देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके ऊपर वो तो दोनों बीच में था ना, एक्स और वाई के बीच में एक्स वाई है, ठीक है, लेकिन एक्स और वाई के ऊपर, उन एक्सिस के ऊपर अगर कोई ऑर्बिटल बनता है तो वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. इन सभी ऑर्बिटल्स की शेप बना के याद करनी है, याद रख लेना, सभी ऑर्बिटल्स और सभी ग्राफ्स की शेप बना के याद कर। अगर बना के याद नहीं करोगे कुछ याद नहीं रहेगा, ये बहुत खराब करेगा फिर आपको। याद रख लेना ये लेसन, ठीक है, ये वाला लेक्चर समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसके नोट्स। नेक्स्ट देखो जेड, तो जेड कैसे बनाते हैं, एक तो जेड एक्सिस बना दो, एक एक्स एक्सिस बना दो या वाई बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेड एक्सिस के ऊपर एक ऑर्बिटल होता है डंबल शेप का और दूसरा ऑर्बिटल ना रिंग शेप में होता है। देखो ये रिंग है, जेड एक्सिस के चारों तरफ रिंग है और उस रिंग में जो लाल रेड कलर के डॉट है यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। समझ में आ गया? पांचवा ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। पांचों ऑर्बिटल क्लियर हो गए, सबको याद रहेंगे, स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो जस्ट स्ट्रक्चर याद करने थे, सारे के सारे स्ट्रक्चर कहां से आए, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाला, उसमें प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी से सारे स्ट्रक्चर आ गए, दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए भाई, अब जरा अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद किया जाता है। मतलब अब मैं आपको पीछे वाली स्लाइड दिखाता हूं, ये स्लाइड देखिए, इसके अंदर क्या है भाई, n की वैल्यू अगर 2 होती है तो इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब सेकंड शेल है। और 2 में क्या होता है, n की वैल्यू 2 है तो यहां देखो जरा, 2 के अंदर 2 सब शेल होती हैं, s और p होती हैं 2, तो मैंने यहां 2 ही सब शेल बनाई, 2 का s 2 का p। क्लियर है, ये समझ में आया? सभी को ये समझ में आया, 2 का s और 2 का p? यस बेटा? Yes, sir. अब देखो इसमें हो क्या रहा है, 2s और 2p के अंदर क्या हो रहा है, s में एक ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, p में 3 ऑर्बिटल होता है तो 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मैंने क्या भरा, अब मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म भी बता देता हूं, वो क्या होती है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं और f में 14 आते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आप उनका हाफ कर दो तो वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएंगे। आपको पता है s में एक ही ऑर्बिटल होता है, d में 5 होते हैं, p में 3 होते हैं, f में 7 होते हैं। ये हमने कल किया था, लेकिन आज भी मैंने अभी आपको करवाया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहां देख सकते हैं आप लोग, s में एक ही ऑर्बिटल है, p में कितने हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। क्लियर है बेटा? तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने यहाँ पर फिर सबके लिए, सभी सब शेल्स के लिए ऑर्बिटल लिख दिए, इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6। इसका मतलब s के अंदर क्या होता है, s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, p में 6 है तो 3 ऑर्बिटल है, d में 10 है इलेक्ट्रॉन तो 5 ऑर्बिटल है, f में 14 इलेक्ट्रॉन है तो 7 ऑर्बिटल है। ये बात समझ में आ गई? ये क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां हम भरेंगे, s में 2 भर दिए, सेकंड शेल के s में 2 हैं तो सेकंड शेल के s में 2 भरे हैं, सेकंड शेल के p में, क्योंकि सेकंड शेल में 2 सब शेल होंगी, थर्ड में 3 सब शेल होंगी तो s और p होंगी, थर्ड में 3 सब शेल है, spd। ठीक है, क्योंकि n-1 होता है ना, तो 0 1 2 0 से स्टार्ट करते हैं, तो spd थर्ड में 3 होंगी, फोर्थ में 4 सब शेल होंगी, spdf होंगी। तो देखो हमने क्या किया, फिर थर्ड में 3 है तो 3s 3p 3d, 3 सब शेल है ना, सबके आगे 3 लग गया, s में 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? सेम n = 4, जब n की वैल्यू 4 होती है तब क्या होता है, n की वैल्यू 4 के अंदर क्या आएगा, n की वैल्यू के अंदर s में 4s 4p 4d 4f, क्योंकि spdf चारों सब शेल होने वाली हैं और 0 1 2 3 के अंदर इसकी वैल्यू आएगी, तो 4s2 4p6
एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। ये समझ में आ गया सबको भाई क्या किया मैंने? ये Yes, sir. सारा खेल यही है, ये जो लिख रखा है इसी को मैंने एक्सप्लेन किया दोबारा से, आप लोग इसे नोटबुक के ऊपर लिख के देखिएगा कि किसमें क्या क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वांटम नंबर ही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, और क्वांटम नंबर में भी मैंने बोला था एन में कोई दिक्कत नहीं आती, एन तो कोई दिक्कत देता ही नहीं है। एल और एम ये दोनों दिक्कत देते हैं, शेल और सब क्या बोलते हैं, सबशेल एंड ऑर्बिटल। तो यहाँ सबशेल और ऑर्बिटल ही गड़बड़ कर रहे हैं। एन की वैल्यू 4 है ना, एन की वैल्यू 4 है, तो सबशेल कितनी होंगी? 4 होंगी, एसपीडीएफ होंगी 0 1 2 3 होंगी एसपीडीएफ। तो चारों के आगे फोर्थ शेल के अंदर है, चारों की चारों सबशेल, तो फोर्थ में लगेगा। एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये भरा। आगे देखो एन की वैल्यू अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एन की वैल्यू 1 है तो 1s2 अकेला ये भरा जाता है। एन की वैल्यू 2 है तो एस और पी भरे जाते हैं। देखो मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया एस और पी। एन की वैल्यू 3 है तो इन तीनों को इकट्ठा लिख दिया एसपीडी, ठीक है। एन की वैल्यू 4 है तो मैंने एसपीडीएफ को भर दिया। क्लियर है? ये समझ में आया? मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. है ना? तो ये सीधा सीधा एक लाइन में लिखा है, इसी को एक पूरी लाइन के अंदर लिख दिया, नथिंग स्पेशल। ऐसे ही 3 वाला, यहां मैंने 3 वाला को भी ऐसे करके लाइन में लिख दिया, दैट्स इट। 2 वाला भी ऐसे लिखा है, 1 वाला भी ऐसे ही। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिलअप होते हैं किसके अंदर? शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल सा लग रहा होगा ना कि ये कैसे कैसे कर दिया। हालांकि मैंने लॉजिक बताया, बट याद भी समझ में आ गया होगा, बट लर्न नहीं हुआ होगा। बड़ा दिक्कत देता है लर्न करने में, है ना। तो इसको लर्न करने का फिर तरीका क्या? सीधी सी बात है, लर्न करने का मेथड भी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए। हाइड्रोजन या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर कोई होगा तो देखो भाई उसके अंदर, मैं इसको थोड़ा अच्छा बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाइड्रोजन या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन या 1, मान लो ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये फर्स्ट शेल है, 1s होगी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल क्या होगी? 2s और 2p होगी। ये तो समझ में आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे लिखा देखो, ये रहा 1s फिर 2s और 2p। सेकंड वाले में 2 सब शेल होंगी तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। थर्ड वाले में क्या होगा? 3s और 3p और 3d भी तो होगा ना थर्ड वाले में। यस, क्लियर हो रहा है सबको? फोर्थ Yes, वाली sir. शेल के अंदर, और ये ना शेल ऐसे गोल गोल है, याद रख लेना। ये 2s ऐसे गोल घूम रही है, फिर ये 2p गोल घूम रही है, फिर ये 3s गोल घूम रही है, ठीक है। इसको ऐसा मत समझना, क्योंकि मैं सारों को गोल बनाऊंगा वो बड़ा बन जाएगा। तो 3d के बाद अब 4s आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 4d आएगा, फिर 4f आएगा। यस, क्लियर है सबको? तो ये फोर्थ Yes, sir. वाली देखो, फोर्थ वाली शेल्स, जो शेल ऊपर है इसका मतलब उसकी एनर्जी ऊपर है। थर्ड वाली थर्ड नंबर पर है, सेकंड वाली सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट वाली फर्स्ट नंबर पर है। जो शेल सबसे नीचे है उसकी एनर्जी सबसे कम है। न्यूक्लियस के पास है तो सबसे कम एनर्जी। जब न्यूक्लियस से दूर जाएगी, हमें इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जाना है, तो मैं इलेक्ट्रॉन को गर्म करूंगा, गर्म करूंगा तो दूर चला जाएगा। गॉट माई पॉइंट? तो गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है तो डेफिनेट है कि उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो ऊपर वाली सेल्स की एनर्जी ज्यादा है। तो ये सीक्वेंस में है 1s 2s 2p 3s 3p 3d, क्योंकि एक पहली शेल में एक ही सब शेल होती है, वो s होती है। दूसरी में 2 होती हैं, s और p होती हैं, 2s और 2p आ गया। तीसरी में 3 होती हैं, 3s 3p 3d। चौथी में 4 होती हैं, 4s 4p 4d 4f spdf। पांचवी में 5 होती हैं, बट 5 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि 4 से ही काम। पांचवी में भी 4 लिखिए, छठी में भी 4 लिखिए, सातवीं में भी 4 लिखिए, 7 ही शेल होती हैं टोटल जो भरी जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स में। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? 7 से ज्यादा शेल भरी नहीं जाती क्योंकि हमारे पास एटम ही नहीं रहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. तो अब देखिए इनका सीक्वेंस तो सीधा समझ में आता है, ये याद भी हो गया होगा आपको। ये आसान भी लग रहा है ना, अब वो वाला थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, ये आसान लग रहा है ना। ये सिस्टम होता है ओनली फॉर, ये सिस्टम होता है ओनली फॉर किसके लिए? हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसा कोई एटम हो जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ये उसके लिए तो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसे याद किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है ना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या 2 से ज्यादा, क्योंकि अकेला हाइड्रोजन तो हमें समझाना नहीं है,
हमें तो हाइड्रोजन के अलावा भी एटम्स लेने हैं, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है, यानी कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, और वो हायर शेल में जाएगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। कौन सी शेल में, कौन सी सब शेल में, कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर यही तो बताता है। हमने इसको सीक्वेंस में लिख दिया। लेकिन अब देखिए जरा, ठीक है, अब बात करते हैं हम जिसकी बात कर रहे थे, ये सब हम कर चुके हैं ना। अब देखिए जरा, हम जिस चीज की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो कैसे भरे जाते हैं। तो यहां भी मैंने देखो दिखा रखा है 1s में, फिर 2s 2p 3s, ये सारे इकट्ठे भरे जाते हैं। ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, ठीक है। यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ये उसके लिए एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम लेते हैं तो उसके लिए रूल लगता है N+L रूल। N+L, वो बोलते हैं आउफबाउ रूल, दैट इज आउफबाउ रूल। क्या होता है भाई आउफबाउ रूल? N+L रूल। मतलब मान लो कि आपको 4s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है और एक 3d में इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का N+L निकाल लो। n की वैल्यू 4s में n की वैल्यू क्या है? 4 है। शेल नंबर तो 4th है जो आगे लगा होता है, और सब शेल कितना है? s। s का मतलब l की वैल्यू s है, s मतलब 0 है। यह समझ में आया सबको? n और Yes, l sir. और कैसे निकालेंगे? तो s की वैल्यू 0 है, l की और n की वैल्यू 4 है। N+L हो गया 4, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। अब 3d के लिए अगर इसी को सॉल्व करते हैं 3d के लिए, तो n की वैल्यू है 3, तो आगे लगा d की वैल्यू क्या होती है भाई? देखो s के लिए वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2, f के लिए होती है 3, g के लिए एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो यहां पर d के लिए वैल्यू क्या होगी? वो 2 होगी। टोटल कितना हो गया? 5। क्लियर है? तो देखो जिसका N+L छोटा है, 4th वाले का ये छोटा है, ये पहले भरा जाएगा। बट ये तो 4s था, 4s मतलब 4th शेल, और ये है 3d। तो देखो जरा यहां पर, अब ये जो मैंने लिख रखा है यहां पे, यानी 3d जो है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले उसमें भरेगा, पहले उसमें एक आएगा, 4s में फिर 2 आएंगे, उसके बाद बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो 3d में 1 भरेगा। नीचे वाले मान लो सारे भरे हुए हैं, नीचे वाले सारे फिल हैं, सपोज दैट कि नीचे वाले सारे फिल्ड है, इनको मत गिनो। अब इलेक्ट्रॉन को आना कहां है? डी में। डी में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, पहले एस भरेगा फिर डी आएगा। क्यों? क्योंकि एस की एनर्जी जो है वो कम है N+L रूल के हिसाब से। ठीक है, आपको हर बार N+L रूल से एनर्जी काउंट करनी पड़ेगी। तो N+L रूल जिसका छोटा है, N और L, उसको पहले भरा जाएगा। तो 4s पहले भरा जाएगा, 3d बाद में भरा जाएगा। वैसे तो सीधा सीक्वेंस में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने सीक्वेंस बताया। बट अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और हमें पता हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उन सब में यही रूल एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? N+L रूल, आउफबाउ रूल। Yes, sir. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है, हर बार N और L को निकाल के देखें, सोल्व करके देखें। नो, इट्स नीड नॉट टू बी सोल्व एवरी टाइम N+L रूल। क्लियर है भाई? N+L रूल को हर बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सीधा सीक्वेंस को याद कर लो। सीक्वेंस तो वो था ना 1s 2s 3s 4s, इस तरह से चलेगा। लेकिन एक्चुअल में अब सीक्वेंस पलट गया, तो उसको याद करने का तरीका देखो। आपको क्या याद करना है? sp sdp sfdp, ये तीनों चीजें याद कर लीजिए। sp sdp sfdp याद हो सकती हैं आसानी से, बस ये तीन ही तो वर्ड्स हैं। एस और पी देखो सबके लास्ट में है, एस और पी। सेकेंड लाइन में डी आ जाता है, थर्ड लाइन में एफ और डी आ जाता है, एफ डी, डी एंड एफ डी। एसपी एसपी एसपी, सेकेंड लाइन में डी, थर्ड लाइन में एफ डी। इन सबको डबल डबल कर दो। डबल एसपी 2 बार, देखो एस और पी 2 बार है, एसपी 2 बार है, 2 बार हो गया एसपी एसपी। एसडीपी 2 बार, एसडीपी एसडीपी। फिर एसएफडीपी एसएफडीपी 2 बार। क्लियर हो गया? समझ Yes. में आया?
अब आपको क्या करना है, N1 N2 N3 शेल का नंबर लिख लो, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, यहां लिखो 1s2, पहला तो पहली शेल आएगी, खत्म। उसके बाद में कौन सा आएगा, फिर S और P लगा दो, जस्ट SP। चलो मैं यहां बना के दिखाता हूं, आपको इजी लगेगा। मैं क्या लिख रहा हूं, N की वैल्यू अगर 1 है, 1 के लिए मैं लिखूंगा S, 1s। 2 के लिए क्या लिखूंगा, S और P लिख दूंगा, सेकंड शेल में 2 होते हैं, दोनों के आगे 2 लगा दूंगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, P में 6 आते हैं। 3 के लिए 3 लिखूंगा, ठीक है, लेकिन S और P, 3 के लिए भी मैंने बोला SP को 2 बार रिपीट करना है, 3S और 3P हो गया, इसमें 2 आते हैं, इसमें 6 आते हैं। फोर्थ के लिए SDP लिखना है, SDP, फोर्थ समझ में आया, SDP सबके आगे 4 लगना चाहिए, बट यहां ध्यान रखना, जब भी D भरा जाएगा तो जो शेल नंबर चल रहा है उससे 1 कम कर दो, P वही भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, P में 4th ही भरा जाएगा। क्लियर है बेटा? अब S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में 10 आते हैं, पता है ना, P में 6 आते हैं, ये सबको पता है? यस गाइस, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अब पांचवी शेल की बात करते हैं, पांचवी को कैसे भरें, तो मैंने बोला SP 2 बार रिपीट, ये पहला S तो सबको याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद SP 2 बार रिपीट हो गया, 2 बार हो गया। SDP भी 2 बार रिपीट होता है, SDP ये भी 2 बार रिपीट होगा, पांचवा S 2 इलेक्ट्रॉन, D जो है वो चौथा हो जाएगा, पांचवा नहीं 10 इलेक्ट्रॉन, और P पांचवा ही रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन। जब भी D आएगा तो याद रखना वो 1 कम कर देना जो शेल नंबर चल रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं, अब छठे में अगर भरना हो तो छठे में क्या भरा जाएगा भाई, N की वैल्यू 6 है तो 6 के अंदर क्या भरा जाएगा, SFDP। अब ये देखो, ये क्या रिपीट हो रहा है 2 बार, SDP रिपीट हो रहा है, वो SP रिपीट हो रहा था 2 बार, ये SDP रिपीट हो रहा है। अब हम रिपीट करेंगे 2 बार SFDP, तो 6th और 7th में फिर से मैं लिख दूं SFDP, तो ये क्या हो गया SFDP। तो आपको टोटल 3 वर्ड याद करने हैं, SP, SDP और SFDP। क्लियर है? तीनों को डबल कर देना है, ट्रिक समझ में आई? SP, SDP, SFDP, Yes, sir. है ना? तीनों को, अब देखो ट्रिक क्या आ गया, अब यहाँ 6 लगाना, अब लगाएंगे कैसे, इसके आगे 6 लगेगा। F जब भी भरा जाएगा, D भरा जाता है तो 1 कम हो जाती है शेल, F जब भी भरा जाएगा तो 2 कम हो जाएगा, तो यानी कि यहां लगेगा 4F। D जब भी भरा जाएगा तो जो शेल नंबर छठा चल रहा है तो यहां लगेगा 5D। P और S के लिए शेल नंबर सेम रहता है तो ये छठा ही रहेगा सेम। S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, F में 14 आते हैं, D में 10 आते हैं, P में 6 आते हैं, ये हम कर चुके हैं। S में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएगा, याद रख लो, वरना S में 2, F में 14, D में 10, P में 6, याद रख लेना इनको। इलेक्ट्रॉन पता लग गए तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता लग जाएंगे, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं, 2 बढ़ाते जाओ, 3 5 7 9 11 13, ऐसे ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बट हमारा F तक काम चल जाता है, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिर ये 7s2, F जब भी भरेंगे 2 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 5F। फिर D जब भी भरेंगे 1 कम करेंगे 6D, इस शेल से 1 कम कम करना है, याद रख लेना। और P सेम रहेगा तो P तो 7P ही रहेगा, 7P में 6, D में 10 और F में 14। दैट्स इट। समझ में आ गया भी सारा सीक्वेंस कैसे लिखा गया है? Yes, sir. क्लियर है? तो ये जो सीक्वेंस लिखा है, Yes, sir. अब मैं इसको जो फेयर में लिख रखा है मैंने उसी को शो कर देता हूं, ठीक है। तो फेयर के अंदर देखिए कहां पर क्या आता है ये, तो देखिए जरा, यहां मैंने लिख रखा है इसको अच्छे से। फर्स्ट है 1s2 आ गया, सेकंड है तो S और P आ गया, थर्ड है तो S और P आ गया, फोर्थ है तो SDP आ गया, लेकिन SDP के अंदर D 1 कम हो जाएगा। फिफ्थ में फिर से SDP आएगा लेकिन D 1 कम हो जाएगा, फोर्थ वाला। सिक्स्थ में SFDP, F भरोगे तो 2 कम कर दो छठे में से, और D भरोगे तो 1 कम कर दो 6 में से, और बाकी सब सेम टू सेम सेवंथ में। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को OG होता है एक ऑर्गेनाइजन, सबसे लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है ऑर्गेनाइजन, नाम है इसका ऑर्गेनाइजन। अब ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर होता है 118, बाकी आप सब अपने आप भर लोगे, डोंट वरी, लेकिन ये 118 वाला भरने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो 118 वाला एलिमेंट जो भरते हैं हम, इसमें 1s2
वही चीज सेम टू सेम भर रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, इसी को सीरीज में लिख रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा। तो देखो मैंने क्या लिखा, 1s2 फर्दर, ये तो 1s2 था, फिर 2s2 और 2p6 सेकेंड शेल पूरी कर दी, 3s2 3p6 s और p फिर से भर दिए, फिर 4s 3d 4p तीन इकट्ठे भरे हैं, फिर 5s 4d 5p तीन इकट्ठे हैं, sdp sdp पांचवें के लिए, छठे के लिए sfdp, सातवें के लिए sfdp। क्लियर है? सभी में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, टोटल करोगे तो 118 ही बनेगा। समझ में आ गया भाई? टोटल sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे फिलअप होती है, याद रखने का तरीका sp sp sdp sdp sfdp sfdp। क्लियर है? जब भी डी भरोगे एक कम कर दोगे, जब भी एफ भरोगे दो कम कर दोगे, जो शेल चल रही है उससे। यस, क्लियर है बेटा? सबको Yes, समझ में आ गया? sir. अब ऐसे करके आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, लेकिन इनमें भी एक्सेप्शंस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस आते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। 1 to 30 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद भर सकते हो, मैंने 118 तक भर दी। मान लो आपको 117 भरनी हो, 117, यहाँ 5 कर दो बस। अगर 116 करनी है तो यहाँ 4 कर दो, लास्ट वाले में 1 घटेगा ना। अगर पूरे 6 माइनस कर दें 118 में से तो कितना बचा, 112, तो यहां तक 112 भरा जाएगा। ये भरना ही नहीं है आपको, इसको रहने दो, दिखाओ ही मत। समझ में आ गया? और 10 कम कर दें 112 में से तो 102 आएगा, तो ये दोनों मत दिखाओ, यहां तक 102 भरे गए। और फिर 102 में से 10 कम कर दे तो कितना आएगा, 92, 4 कम करें तो 88, तो ये 14 कम कर दिए तो 88 यहां तक भरा जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने भी इलेक्ट्रॉन्स की भर सकते हो। बट इस सीक्वेंस में भी डिफ्लेक्शंस आते हैं, ये सीक्वेंस याद रखना पड़ता है। ये एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन एक्चुअल में शेल तो थर्ड नंबर पर रहेगी, फोर्थ पे रहेगी। ये बात समझ में आ रही होगी ना सबको? ये देखो 4s जो है वो 3d से पहले भर गया, बट 3d का जो नंबर है, जो जगह है, वो न्यूक्लियस के पास तो 3d है, न्यूक्लियस के पास 3d है, लेकिन भर रहा है न्यूक्लियस से दूर वाला ऑर्बिटल पहले, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, 4s की एनर्जी कम है, इसलिए वो पहले भरा गया। बट पहले भरा हमने लिख ऐसे दिया, ये लिखना ऐसे है क्योंकि याद करने का तरीका है, ताकि आपको हमेशा याद रहे किसका एनर्जी लेवल कम है किसका ज्यादा है। बट शेल का लेवल तो वही भरोगे ना। मैं कहूंगी थर्ड शेल कहां होती है, आप कहोगे 4s के बाद होती है, ये गलत है। ये बात समझ में आ रही है सबको? थर्ड शेल तो थर्ड शेल में ही रहेगी, वो 4 के बाद नहीं हो सकती। समझ में आ गया बेटा? ये बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. हमने सभी का शेल नंबर बदला है, ना कि और वो किस लिए बदला है, क्योंकि एनर्जी लेवल अलग है। एनर्जी लेवल अलग हो सकता है किसी भी शेल का, उसका एनर्जी लेवल तो कम ज्यादा हो सकता है n+l रूल के हिसाब से, बट उसका अगर एनर्जी लेवल अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका एनर्जी लेवल आपने अलग कर दिया तो वो उसका शेल का सीक्वेंस ही बदल दिया। आप थर्ड शेल बाद में भरोगे, थर्ड तो पहले ही भरी जाएगी, मतलब थर्ड को दिखाओगे पहले, भरी नहीं जाएगी, दिखाओगे पहले, भरी तो बाद में जाए भले। तो ये n+l रूल समझ में आ गया होगा भाई। आउ बाउ रूल क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, इस एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरी जाती है। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आपको भर के दिखाई है। ऑर्गेनाइजन की 118 एलिमेंट आप सभी भर सकते हैं, लेकिन इसमें 1 से 30 तक कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर एंड क्रोमियम। बाकी आप लोग 1 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद घर पे लिखोगे सभी एलिमेंट्स की। यस, कर लोगे ना सभी? सर क्रोमियम का नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर? 24 और कॉपर का होता है 29। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है, और बाकी सब 30 तक इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। उसके बाद वालों की बाद में बात करेंगे। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है, तो ये आपको 1 to 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी है, खुद याद रहना चाहिए ये सारा ऑर्डर। और ये 118वां एलिमेंट है ना, इसकी भी खुद लिख के देखनी है। तो 30 तो वो हो जाएंगे, 118वां ये 31 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो याद हो जाएगा। और ये ऑर्डर याद रखना, sp sdp sdp sfdp sfdp, है ना, sp sp sdp sdp sfdp sfdp। क्लियर है बेटा सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अब दो रूल हो रहे हैं छोटे छोटे। एक है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली रूल।
पाउली क्या बोलता है, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ये पाउली बोलता है। क्लियर है, ये तो हम कह ही रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, बहुत देर से बात कर रहे हैं। बस रूल किसने दिया था, पाउली ने। एक है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल क्या कहता है कि जैसे कि p ऑर्बिटल है, हमने करा ना p, एज p हैज 3 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, px py pz, सेम एनर्जी होती है तीनों ऑर्बिटल्स की, और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। यस बेटा, ये बात सबको समझ में आई, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है, दैट इज कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर है सभी को? यस सर। बाकी सब स्टूडेंट भाई सब सो गए क्या क्लास में? सभी अपनी अटेंडेंस बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सभी को आ रहा है? ठीक है। तो ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ये सारे के डीजनरेट का मतलब ही होता है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स p में 3 है। अगर तीनों ऑर्बिटल जो हैं, तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयरिंग कैन नॉट बी पॉसिबल अंटिल ईच ऑर्बिटल हैव 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक तीनों में एक ना हो, px में एक भरो, py में एक भरो, pz में एक भरो। मैं अगर आपको बोलूं 1s2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के अंदर, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ऐसे लिख दी, ठीक है, 1s2 2p3, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये कहूं कि इसको एक्सपेंड करके लिखूं, एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, तो सारे ऑर्बिटल दिखाने पड़ेंगे। तो मैं लिखूंगा 1s2 और 2px 2py 2pz, और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। आप ऐसा मत दिखाना इसमें 2 दिखा दिए इसमें 1, ऐसा दिखा सकते हैं ना, टोटल 3 ऑर्बिटल भरने हैं अपने, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसमें 2 हो गए, 5 हो गए टोटल, इसमें 0 दिखा दूं, ऐसा शो कर सकते हैं, यस और नॉट? क्लियर है ये बात? बट डीजनरेट ऑर्बिटल्स में ऐसा शो नहीं Yes, करते। sir. सबसे पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो p के तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, तो सबसे पहले सभी में एक एक और इलेक्ट्रॉन्स भरिए। तो अब आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको 6 भरने हो तो अब आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकते हैं, पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर उससे नेक्स्ट 7 में फिर से पेयरिंग, 8 में फिर से पेयरिंग। तो ऐसे करके आप पहले सब में एक एक ही भरना है। आप ऐसे मत दिखाना कि चलो जी 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आपने 2 यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए 4, 2 यहां भर दिए 6, तो इन दोनों में ही काम खत्म कर दिया, इसमें 0 कर दिए। ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अब आप 2-2 भर सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, Yes, sir. सॉरी होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है ये। तो पेयरिंग कैन नॉट बी पॉसिबल अंटिल ईच ऑर्बिटल हैव 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक इसकी Yes. पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। दैट्स Yes, ऑल sir. फॉर टुडेज क्लास। बेटा ये आज की क्लास के लिए इतना ही है, ठीक है। अब आप लोगों को कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, और ये वाला सेशन बहुत अच्छे से याद करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई है, 1 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, आउटबाउ, पाउली एक्सक्लूजन और होम्स रूल, छोटे छोटे रूल्स हैं, नथिंग स्पेशल इन दिस। इसकी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो रूल तो ये याद हो ही जाएंगे, इसकी टेंशन मत लेना। N+L रूल आउटबाउ को जरूर याद रखना, क्योंकि यही रूल है जिसके बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। अब आपकी बुक्स में ना इसको ट्रिक को याद करने का एक तरीका सिखाया होता है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं बुक्स में, पहले लिखते हैं 1s, फिर लिखते हैं 2s 2p, फिर लिखते हैं 3s 3p 3d, फिर लिखते हैं 4s 4p 4d 4f, ऐसे करके। तो वो लोग बाद में क्या करते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं। फिर यहाँ मान लो 5s है तो ऐसे काट देते हैं। फिर कहते हैं इसको लिखो कैसे, पहले 1s ऐसे सीक्वेंस में चलो, फिर लिखेंगे 2s जैसे तीर से कट रहा है ना वैसे, फिर 2p पहले आएगा, तीर का निशान बाद में, तो 3s आएगा, फिर 3s के बाद 3p आएगा, ठीक है। फिर तीर का निशान जहां जा रहा है 4s आ गया, फिर उसके बाद 3d आ गया। देखो 4s के बाद 3d आ रहा है, यहां भी आ रहा है ना, मैंने भी यही बताया था, 4s के बाद 3d आएगा। यस, क्लियर है? Yes, sir. एनसीईआरटी की बुक्स में, ज्यादातर बुक्स में यही मेथड दिखा रखा है ट्रिक को याद करने का, कि पहले इसको बनाओ फिर काटो, और फिर काटने के बाद फिर लिखो।
और इसके लिखने में भी अगर तीर के निशान में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो सारी कहानी खत्म। और बार बार ये पूरा सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, 7th शेल तक लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत हेक्टिक होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, टेडियस भी होता है, गलती होने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। ठीक है, उसकी बजाय सबसे छोटी ट्रिक एसपी एसपी, एसडीपी एसडीपी, एसएफडीपी एसएफडीपी, खत्म। क्लियर है? समझ में यस आई? सर। ये ट्रिक समझ में आई याद करने की? तो Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही याद कीजिए। ज्यादातर टीचर आपको ये वाली ट्रिक बताएंगे जो मैंने अभी ये काटा पीटी वाली बताई है, और ये ट्रिक से याद करने के बाद सीधा एक ही बात बोली जाती है कि ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट लो। कैसे रटोगे? दे डोंट केयर, और बल्कि इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। सीधा फर्स्ट शेल भरो, वो 1s आएगा, सेकंड शेल भरो एसपी आएगा, थर्ड शेल भरो फिर से एसपी 3 लगेगा, फोर्थ शेल भरो एसडीपी 4s 3d आएगा, डी में एक कम, फिर 4p आ जाएगा। तीनों को सीक्वेंस में, जैसे मैंने नीचे येलो कलर से लाइनें लगा रखी ना, ये देखो, इसी तरह से आप भरते जाओ, सोचते जाओ कि 1s अकेला आ गया, फिर sp भरना है 2sp, है ना? फिर उसके बाद sp के बाद क्या भरना है? sp फिर से भरना है, फिर sdp भरना है, फिर sdp भरना है, फिर sfdp भरना है, फिर sfdp भरना है। 7th शेल में चलते रहो, दैट्स इट। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है। एनीवन हैव एनी डाउट?